गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संविधान पढ़ेंगे और संविधान में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसे कि आप जानते हैं, ये हम लक्ष्मीकांत की बुक है, हमारा संविधान हमारी राज्य व्यवस्था। तो सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। तो उसी हम जो मानक किताब है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक बात करें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, तो भारत में ऋग्वैदिक काल में ही संविधान का हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में सभा और समिति नामक दो संस्था का उल्लेख मिलता है, जो वृत्त संस्था थी और समाज या फिर राज्य का देखा रेखा करती थी। उसके बाद हम जो पाल वंश का शासक था गोपाल, उस समय भी हम देख सकते हैं कि जो कुछ लोगों ने मिलकर गोपाल को चुना था पाल वंश के शासन चलाने के लिए। तो वहाँ भी थोड़ा सा लोकतंत्र का हमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद आप आ सकते हैं गणराज्यों में। भारत में 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे। 10 गणराज्यों में बुद्धकालीन समय गणराज्य थे आपके पिपरान के मोरी, रामगांव के कोली, पावा के मल्ल, विथिया के विदेह, इस तरह करके 10 गणराज्य थे। तो यहाँ से हमें कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिल सकती है। उसके बाद चलिए देखिए किताब में क्या है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, यहाँ से कुछ पकड़ मजबूत करने लगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त करके। आगे है, इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अनवरत रूप से जारी रहा। बिल्कुल, जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश का शासन सीधे तौर पर भारत पर होने लगा और गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने लगे शासन चलाने के लिए। ठीक है, आगे है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में यमयन राय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता और आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्रवाद के समर्थन के दिए गए सुझाव में अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था को अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं में हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नवत है। ये बिल्कुल अंग्रेज आए, भले ही यहाँ पे शासन करके चले गए, लूट के चले गए, भारत को बर्बाद करके चले गए, पर वे यहाँ आए तो एक लिखित संविधान लेके आए। ठीक है, और हम चलिए देखते हैं कैसे जो हमारा संविधान है, इसका जो प्रारूप हम देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार से धीरे धीरे नींव पड़ रही है। कहा जाता है कि 1935 का संविधान जो है, 1935 एक्ट है, उसी के हिसाब से हमारा संविधान बना है। उसको आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल कंपनी के शासन हम देखते हैं 1773 से 1858 तक। तो कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ने बना के भेजा था भारत पर शासन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की नींव कब रखी गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, किस एक्ट के तहत रखी गई, तो हमारा क्या हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए जानते हैं अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो पूछा जाता है बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, इसके द्वारा मद्रास, किसके द्वारा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। उसके बाद आगे है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट विशेषता है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। एक अच्छा सुधार है, जो कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, बंद किया गया इस एक्ट के तहत। उसके बाद है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित है। अधिनियम की विशेषताएं, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। नेक्स्ट है, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद है, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारकों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताएं थे। अगला हम अधिनियम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया
जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट विशेषताएं हैं। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया है कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो सिविल सर्विस परीक्षा है यहाँ से इसका मिलता है न्यू। उसके बाद अगला चार्टर अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए धीरे धीरे हम लोग 1858 तक पहुँच रहे हैं। तो आइए यहाँ तक है। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों को श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अधिनियम के पहली विशेषताएं हैं, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। यानी विधायकी मतलब जो विधिक नियम कानून बनाती है विधायिका उसको बोलते हैं प्रशासनिक, और प्रशासन मतलब जो कार्यपालिका होती है, कार्य करवाती है, प्रशासन चलाती है, उसको दोनों क्या किया गया? अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया को जरूरत थी। उसके बाद है अगली विशेषता है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है। उसके बाद इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। उसके बाद अगला है ताज का शासन। 1858 से 1947 तक चला, मतलब भारत की आज़ादी तक यह चला। ताज का शासन यहाँ से ब्रिटिश सीधे तौर पर शासन करने लगे। देखिए जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में भारतीयों द्वारा किया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीयों ने इसका खुला पूरी तरह आतंक मचा दिया था, मतलब विद्रोह किया था। ठीक है, भले ही भारतीय हार गए थे पर ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को हिला दिया था। तो यहाँ से कुछ हद तक ब्रिटिश डर गए थे और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के सीधे ताज का शासन लगा दिया। सीधे ब्रिटेन से शासन चलने लगा, संसदीय शासन चलने लगा। ठीक है। अठारह का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राज्यों से संबंधित शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई।
हस्तांतरित कर दी। ठीक है, ये जो अधिनियम है इसके तहत क्या हुआ कि जैसे हम पहले बता चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताकत थी ब्रिटेन की संसद के पास चली गई। ठीक है, उसके बाद है अधिनियम की विशेषताएं। पहला है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, सवाल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। द्वैत प्रणाली शायद होता है जो कि मेरी जो जुली शासन व्यवस्था कि कुछ आप शासन करिए कुछ हम शासन करें, उसमें भी दोषपूर्ण था। जैसे वसूली वाला काम और अपने करते थे और निर्माण कार्य भारतीयों को देते थे, तो यह गलत होता था। उसके बाद आगे है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। आगे है, 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम है 1861, 1892, 1909 के भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। चलिए इस अधिनियम की विशेषताएं जानें। क्या है विशेषताएं? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों में संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। आगे है, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। किसने? 1861 के चार्टर एक्ट ने। ठीक है, इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था।
आगे है, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। आगे है 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो समान ज्ञान क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार कौन सा अधिनियम नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इसकी विशेषताएं हैं, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान रही। नेक्स्ट विशेषता है, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। उसके बाद अगली विशेषता है, इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है या फिर किसने संविधान वैधानिक रूप प्रदान किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो ने। उसके बाद अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, यहाँ से लगभग आपका उत्तरदायी सरकार प्रारंभ हो जाती है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, उत्तरदायी मतलब उत्तर देने वाली, जवाबदेही सरकार, कुछ हो तो उसको जवाब देने वाली संसद सरकार हो। ठीक है, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मार्टेंग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मार्टेंग भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में व्यक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का आदेश होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहारा लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। अगली विशेषता है, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को
प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई या किस एक्ट के तहत हुई, किस शासन के तहत हुई। तो हमारा क्या हो जाएगा 1919 उत्तरदायी सरकार के तहत। ठीक है, उसके बाद इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, अगली विशेषता है इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। उसके बाद है इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। उसके बाद है इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। उसके बाद 10वां पॉइंट है, 10वां विशेषता है इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, उसके बाद साइमन आयोग बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया गया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के आदि की सिफारिश की। तो साइमन कमीशन हम जानते हैं, जब साइमन कमीशन भारत आया तो नारा लगाया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों लगाया गया, क्यों उसे बहिष्कार कर दिया गया? क्योंकि इसका जो आयोग में सदस्य थे सभी ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने खुला विरोध किया। साइमन आयोग के बाद यानी साइमन कमीशन के बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। आगे है आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी आरक्षित कर दिए गए। ठीक है, वही पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर महोदय ने दलितों की समस्या लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद आगे है भारतीय शासन अधिनियम 1935। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान का प्रारूप है 1935 अधिनियम से सीधे तौर पर ले लिए गए हैं। ठीक है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं: इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची
इसमें 59 विषय, राज्य सूची इसमें 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। किस अधिनियम के तहत व्यवस्था बनाई गई थी? 1935 अधिनियम के तहत, जिसमें देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अगला विशेषता है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगली विशेषता है, इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में व्यक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। अगली विशेषता है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। उसके बाद अगली विशेषता है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, समाज ज्ञान में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1935 शासन अधिनियम। ठीक है, उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पता हो गया कि नहीं भारत अब क्या हो गया है, 2 देशों में बढ़ गया है, अखंड भारत। उसके बाद अधिनियम की विशेषताएं। (1947) अधिनियम की विशेषताएं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। उसके बाद है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी
नियुक्ति एक नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को पहनना था। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ठीक है, आगे है, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इस अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण कर एवं कार्यान्वित होने तक उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। 8वां है, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम के तहत 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो आपका यह अध्याय भारतीय संविधान का इतिहास समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले भाग के साथ। धन्यवाद।